सिया सिया जल्दी आओ, देखो तुम्हारे पापा कुछ बोल नहीं रहे हैं, जाने क्या हो गया। सिया और समीर दोनों अपने कमरे से भागते हुए आए। सिया ने पापा पापा पुकार कर उनका हाथ उठाया। उसे उनका हाथ बेजान लगा। समीर ने डॉक्टर को तुरंत फोन किया। सुजाता फूट फूट कर रोने लगी। मम्मी, पापा को कुछ नहीं हुआ, आप रोइए मत प्लीज, वरना मुझे भी रोना आ जाएगा। डॉक्टर अनुराग समीर के मित्र थे, इसलिए तुरंत ही आ गए थे। उन्होंने आंख की पुतली देखी और ही इज नो मोर कहकर कमरे से बाहर चले गए। सिया माँ से चिपक कर सिसकने लगी। जब कुछ देर वो रो चुकी तो समीर बोले, सिया अपने को संभालो। समीर भी घबराए हुए थे। दीप की हरकतों से परेशान पापा की तबीयत ठीक नहीं थी, तो सिया मम्मी पापा को अपने साथ ले आई थी। अभी महीना भी पूरा नहीं हुआ था कि पापा सब लोगों को छोड़कर चले गए। मम्मी पापा शाम को तो एकदम ठीक थे। क्या आपसे कुछ कहा सुनी हुई थी? नहीं बेटी, मम्मी को असमंजस में देख उसका शक पक्का हो गया था कि वे उससे कुछ छिपा रही हैं। सच बताओ मम्मी, रात में क्या हुआ था? वे सिसकते हुए बोली, दीप का फोन आया था, उसने पापा के जाली दस्तखत बनाकर मकान का सौदा तय कर लिया है और बयान भी ले लिया है। इसी बात पर पापा नाराज हो उठे थे। जॉइंट अकाउंट होने के कारण वो बैंक से रुपए पहले ही निकाल चुका था। 2 दिन पहले शाम चाचा का भी फोन आया था। घर पर किसी लड़की को लेकर आया था, उसके कारण उनसे भी उसने खूब गाली गलौज और हाथापाई की थी। इसी बात को लेकर बाप बेटे के बीच जोर जोर से बहस होती रही। मैंने इन्हें समझाने का प्रयास किया तो मुझे डांट दिया। फिर आधी रात में उठकर कोई दवा खाकर बोले, ऐसी औलाद से बिना औलाद होते तो ज्यादा सुखी होते। मम्मी, इतनी बात हो गई और आपने मुझे कुछ भी नहीं बताया। बेटी, तुम लोग रात में देर से थके मांदे आए थे। ये सब तो मैं जब से दीप जवान हुआ तब से देख सुन रही हूँ। मुझे क्या मालूम कि यह बात जान इनके दिलों में ऐसी चुभ जाएगी। समीर बोले, बताओ कहाँ कहाँ फोन करना है? मैंने दिया और श्याम चाचा को फोन कर दिया है। कह दिया है आप जिन्हें ठीक समझिए उन्हें सूचना दे दीजिए। आपके आने के बाद ही कुछ होगा। समीर के मित्र और पड़ोसी एकत्र हो गए थे। उन सब की सहायता से शव को बरामदे में रखकर सब वहीं खड़े हो गए। समीर ने बताया कि श्याम चाचा, दिया और सुमित्रा बुआ के आने के में लगभग 5 घंटे लग जाएंगे, इसलिए इन लोगों के आने के बाद ही कुछ होगा। ये सुनते ही सब लोग तितर बितर हो गए। वहां पर सिया, समीर और सुजाता ही रह गए। सुजाता की आंखों के सामने दीप के बचपन की बातें चलचित्र की तरह चलने लगी। सिया और दिया के बाद दीप के पैदा होने पर घर में खुशियां छा गई थी। अम्मा, सोम और श्याम भैया को बेटे की खबर सुनते ही मानो कारू का खजाना मिल गया था। परिवार में पहला बेटा था, इसलिए अतिरिक्त लाड प्यार का हकदार था। सीमित आमदनी होने के कारण बेटियों की जरूरतों पर कटौती शुरू हो गई। 2.5-3 साल का दीप अपने मन का न होने पर तब तक रोता जब तक उसकी जिद पूरी न हो जाती। सोम ने दोनों बेटियों को तो सरकारी हिंदी स्कूलों में पढ़ाया था। चूंकि कॉन्वेंट स्कूल महंगे होते थे, इसलिए उनका बहाना होता था कि वहां पढ़कर बच्चे बिगड़ जाते हैं। सिया, दिया दोनों मेहनती थी, हमेशा अपनी कक्षा में प्रथम आती, इसलिए दोनों पढ़ लिख कर डिग्री कॉलेज में लेक्चरर बन गई। पर जब दीप के एडमिशन का समय आया तो सोम ने उसका नाम कॉन्वेंट स्कूल में 10,000 रुपये डोनेशन देकर लिखवाया था। सिया उससे 8 साल बड़ी थी, इसलिए उससे थोड़ा दबता था, लेकिन दिया से तो उसकी एक पल भी नहीं बनती थी। दिया और दीप की आपसी मारपीट से परेशान होकर मैं अक्सर रो पड़ती थी। दोनों की गुत्थम गुत्था से खींचकर अक्सर कहती, ऐसा लगता है कि घर छोड़कर ही कहीं चली जाऊं, लेकिन मेरा तो ठिकाना भी कहीं नहीं है। एक बार दोनों एक पेंसिल के लिए लड़ रहे थे। दीप ने दिया को गंदी सी गाली दी। सुनते ही मैंने उसे एक जोरदार थप्पड़ लगा दिया था, तो वो मुझसे ही चिपक गया और मेरी बाह में दांत काट दिया। आज भी उस जख्म का निशान मेरी बाह पर बना हुआ है। जैसे ही दर्द से बिलबिलाकर मैंने उसे हल्का सा धक्का दिया, वो जानबूझकर मुंह के बल गिर पड़ा। होंठ में दांत चुभ जाने के कारण उसके खून छलक आया था। वो मुंह फाड़कर जोर जोर से चिल्लाने लगा। अम्मा जी, खून देखते ही मुझ पर
गर्म हो उठी थी। माँ हो कि दुश्मन, ऐसे धक्का दिया जाता है। वे दीप के आंसू पोंछकर बोली, मेरा राजकुमार है, अभी तुम्हारे लिए पेंसिल का पूरा डब्बा मंगवा कर दूंगी। तुम इस कलूटी को एक भी मत देना। अम्मा जी दिया को लाड से कलूटी कहती थी। फिर दीप के कान में फुसफुसा कर अम्मा बोली, मेरे साथ आओ, मैंने तुम्हारे लिए लड्डू छुपा कर रखे हैं। रोना तो महज उसका नाटक था। मैं आंखों में आंसू भर कर रह गई थी। दीप ने एक लड्डू मुंह में रखा, दूसरा हाथ में, और घर से फुर हो गया। सोम बहुत गर्म मिजाज और फायदे कानून वाले थे, लेकिन बेटे की मोह ममता में सारे कायदे कानून भूल जाते थे। मैं सुबह से रात तक घर का काम करती करती थक जाती। मुंह अंधेरे ही उठकर तीनों बच्चों का टिफिन पैक कर देती। खाना कपड़ा बर्तन करते करते थक कर निढाल हो जाती थी। तीनों बच्चों का दूध बनाकर मेज पर रख देती थी। दीप चीखता हुआ कहता, मुझे नहीं पीना सादा दूध, बॉर्नविटा डालो तभी पीऊंगा। बॉर्नविटा खत्म हो गया है, इसलिए चुपचाप दूध पियो, टिफिन बैग में रखो और स्कूल जाओ। वैन वाला कब से हॉर्न बजा रहा है। मैंने गिलास उठाकर दीप के मुंह में लगाना चाहा तो आधा गिलास दूध देखते ही उसने मेरे हाथ को झटक दिया। हाथ से गिलास छूटकर दूध जमीन पर फैल गया। मैं चिल्लाकर बोली, बहुत बदतमीज हो गया है तू दीप। सिया दिया को जितना भी देती हूँ चुपचाप पीकर चली जाती हैं। ये नालायक हर समय कोई ना कोई बखेड़ा कर देता है। सोम कमरे से भागते हुए आए और डांटते हुए बोले, तुम्हारा कोई भी काम ढंग से नहीं होता। जब तुम्हें पता है कि वो गिलास भर कर दूध पीता है तो तुमने उसे चिढ़ाने के लिए जानबूझकर आधा गिलास दूध क्यों दिया। मेरे लिए तो तीनों बच्चे ही बराबर हैं। मैं तो तीनों को एक सा खिलाऊंगी पहनाऊंगी। मेरे लिए बेटा बेटी दोनों एक समान हैं। ज्यादा जबान मत चलाओ सिया दिया, एक दिन दूध नहीं पिएंगी तो मर थोड़ी ही जाएंगी। अम्मा जी ने सोम के सुर में सुर मिलाया। सिया दीप को बुलाने के लिए बाहर से आई थी। दादी और अपने पापा की सारी बातें उसने सुन ली थी। 14 वर्ष की सिया समझदार हो चुकी थी। उस दिन के बाद से उसने दूध को हाथ भी नहीं लगाया। दिया दीप को जिद करते देख खुद भी वैसा ही करने लग जाती थी। एक दिन दीप टिफिन मेज पर पटक कर बोला, मैं आज से टिफिन नहीं ले जाऊंगा। सब बच्चे पकौड़े इडली पुलाव और न जाने क्या क्या लेकर आते हैं, पर तुम तो पराठे के सिवा कुछ बनाना ही नहीं जानती। मैं चिढ़ते हुए बोली, सुबह इतने सारे काम होते हैं, 56 भोग बनाना मेरे वश का नहीं है। अपने बाप से कहो नौकरानी रख ले, वही रच रच कर बनाती खिलाती रहेगी। दीप ने टिफिन गुस्से में जमीन पर फेंक दिया। मुझे नहीं ले जाना ये सड़ा पराठा। मैं चीख कर बोली, खाना फेंक रहे हो, 2-4 दिन भूखे रहोगे, सब समझ में आ जाएगा। सोम दौड़े दौड़े आए, दीप का हाथ पकड़कर बाहर ले गए। उन्होंने निश्चय ही उसकी मुट्ठी में रुपए रख दिए होंगे। वो हंसता खिलखिलाता साइकिल पर चढ़कर स्कूल चला गया। अंदर आते ही सोम बोले, तुम भी कम थोड़ी ही हो। जब तुम्हें पता है कि वो पराठे नहीं पसंद करता है तो कुछ और बना दिया करो, लेकिन तुम कुत्ते की दुम की तरह हो, चाहे कितनी सीधी करो टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। आप मत चिल्लाइए, उसको बिगाड़ने में आप ही ज्यादा जिम्मेदार हैं। आपने उसे रुपए क्यों दिए? वो भूखा रहता कि नहीं तो क्या हुआ? एक आध दिन भूखा रहता तो दिमाग ठिकाने आ जाता उसका। आप खुद खाने की प्लेट फेंकते हो, वही उसने भी सीख लिया है। चुप रहो, ज्यादा चबड़ चबड़ मत किया करो। मैं रोते रोते किचन से चली गई। यह सब तो रोज का काम हो गया था। दीप 9वीं कक्षा में आ गया था। उसकी दोस्ती कक्षा के रईस आवारा टाइप लड़कों से थी, न कि पढ़ने में होशियार बच्चों से। एक दिन वो बोला, पापा यश मैथ की कोचिंग कर रहा है, मुझे भी कोचिंग ज्वाइन करनी है। सोमदीप की किसी बात के लिए मना करना नहीं जानते थे। वे उसकी हर फरमाइश पूरी करते थे। पापा, आशु हमेशा ब्रांडेड शर्ट ही पहनता है, मेरे पास तो एक भी नहीं है। अगले दिन ही सोम ऑफिस से लौटते हुए ब्रांडेड शर्ट लेकर आए थे। शर्ट देखकर वो खुशी से सोम से चिपक कर बोला, मेरे अच्छे पापा, आप बहुत ही अच्छे हैं। उसे सोम के ओवर टाइम की कोई फिक्र नहीं थी। उसी साल सिया की शादी हो गई थी। दीप आजाद हो गया था। दिया से तो उसकी अधिकतर बोलचाल ही बंद रहती थी। सोम का प्रमोशन होकर मंगलोर पोस्टिंग हो गई थी। वे दिया और दीप की पढ़ाई के कारण उन्हें
श्याम भैया की देखरेख में यहीं छोड़कर चले गए थे। दीप घर से बाहर ज्यादा रहता। मैं ट्यूशन पढ़ने जा रहा हूँ कहकर वो घंटों के लिए गायब हो जाता था। उस पर डांट फटकार का कोई असर नहीं होता था। 2-3 महीने में सोम आते तो मैं माँ होने के नाते शिकायतों का पुलिंदा खोलकर उन्हें सुनाने की कोशिश करती, जिसे सोम ध्यान से सुनते भी नहीं थे। हंसकर लाड से इतराते हुए दीप से कहते, क्यों भाई दीप, अपनी मम्मी का कहा माना करो, इन्हें परेशान मत किया करो। ये तुम्हारी ढेरों शिकायतें करती रहती हैं। और हाँ, तुम्हारी इस वर्ष बोर्ड की परीक्षा है, तुम्हारी तैयारी कैसी चल रही है? फर्स्ट क्लास पापा, मेरे तो सारे सब्जेक्ट्स तैयार है, रिवीजन चल रहा है। मेरी बातों से ज्यादा उन्हें बेटे की बातों पर विश्वास था। सोम निश्चिंत थे कि उनकी बीवी को तो हमेशा बड़बड़ करने की आदत है। दीप का हाई स्कूल का रिजल्ट निकलने वाला था। सोम छुट्टी लेकर मंगलोर से आ गए थे। सोम बेटे के लाड करते हुए बोले, दीप तुम्हारे 80% अंक तो आ ही जाएंगे। दीप बोला था, श्योर पापा। भाई फिर तुम क्या इनाम लोगे? मेरा मन नहीं माना था, बीच में ही बोल पड़ी थी। सिया ने जब पूरे कॉलेज में टॉप किया था तो आपने कभी नहीं पूछा था, अरे वो तो बेटी थी, ये तो मेरा बेटा है, मेरा नाम रोशन करेगा। पापा मुझे अपने दोस्तों को तो होटल में पार्टी देनी पड़ेगी। देना जरूर देना, अपना मन मत छोटा करना। मुझे पहले से बता देना कि कितने रुपए चाहिए। दीप का रिजल्ट इंटरनेट पर देखा गया। उसके 51% अंक देखकर सोम ने आव न देखा ताव उस पर थप्पड़ों की बरसात कर दी थी। बेटे को बचाने के चक्कर में 1-2 हाथ मेरे भी लग गए थे। घर में मातम का माहौल था, पर दीप पर कोई असर नहीं था। वो ढीठ की तरह कह रहा था, मेरे तो सारे पेपर अच्छे हुए थे, जाने कैसे इतने कम अंक आए हैं, जरूर कहीं गड़बड़ है, मैं स्क्रूटनी करवाऊंगा। सोम को बहुत बड़ा सदमा लगा था। शर्म के कारण वे 2-3 दिन घर से बाहर नहीं निकले। वे समझ नहीं पा रहे थे कि दीप को सही रास्ते पर कैसे लाएं। तमाम दौड़ धूप करके सोम ने दीप का एडमिशन कॉमर्स में करवाया था। बेटे को अपने पास बिठाकर प्यार से खूब समझाया, बेटा दीप, मेरे पास कोई दौलत नहीं रखी है कि मैं तुम्हें कोई दुकान या व्यापार करवा सकूं। तुम्हें मेहनत से पढ़ना होगा, क्योंकि तुम्हें पढ़ लिख कर भविष्य में IAS ऑफिसर बनना है। जी पापा, मैं अब मन लगाकर पढ़ाई करूंगा। आंखों में आंसू भरकर सोम मंगलोर चले गए। दीप फिर पुराने रवैये पर लौट आया था। कोचिंग के बहाने वो दिन भर घर से गायब रहता। जब घर में रहता तो या तो मोबाइल पर बातें करता या ईयरफोन कानों में लगाकर गाने सुनता। श्याम भैया ने एक दिन डांटते हुए कहा, दीप बेटा, पढ़ाई पर ध्यान दो, इस वर्ष तुम्हारी इंटर की बोर्ड परीक्षा है। हाई स्कूल की तरह इस बार रिजल्ट खराब ना हो। दीप बिगड़कर बोला, चाचा, मैं अपना भला बुरा समझता हूँ, आपको उपदेश देने की जरूरत नहीं है। श्याम भैया ने उस दिन के बाद से दीप की हरकतों की ओर से अपनी आंखें बंद कर ली थी। दीप की शामें दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में पिज्जा बर्गर खाए बिना नहीं बीतती थी। सब बियर पार्टी का भी लुत्फ उठाते थे। खर्चे से बचाए हुए जो रुपए अलमारी के कोने में मैं छिपा कर रखती थी, आसानी से उन पर वो हाथ साफ कर जाता था। धीरे धीरे उसकी हिम्मत बढ़ती जा रही थी। मैं परेशान रहती, पर अगर भूल से भी दीप से कुछ कहती तो वो मुझसे लड़ने पर उतारू हो जाता था। मैं मन ही मन घुटती रहती। मेरे दिल के दर्द को कोई सुनने वाला नहीं था। दिन ब दिन मैं सूख कर काटा होती जा रही थी। एक दिन श्याम भैया मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर ने तमाम टेस्ट कर डाले। ECG करने के बाद उन्होंने दिल की बीमारी बताई। डॉक्टर ने ढेर सारी दवाइयां और पूरी तरह आराम करने की सलाह दी। सोम मेरी बीमारी की खबर सुनकर भागे चले आए। मेरी हालत देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। दीप पक्का नाटकबाज था। जब तक सोम थे उनके सामने कॉपी किताब खोलकर बैठा रहता था। सोम का और मेरा भी काम में हाथ बटाता, मेरी देखभाल भी करता। सोम को लगा कि मेरी बीमारी के कारण वो सुधर गया है। डॉक्टर की दवाओं और सोम की देखभाल से मेरा स्वास्थ्य जल्दी ही सुधरने लगा। सोम ने इन दिनों महसूस किया कि श्याम भी दीप से नाराज और खिंचे खिंचे से रहते थे, पर पुत्र के मोह में उन्हें श्याम ही गलत लगे थे। एक दिन मैं दीप पर झुझला रही थी तो श्याम भैया भी उसकी हाँ में हाँ मिलाकर कुछ बोलने लगे। सोम को ये अच्छा नहीं लगा, इसलिए बीच में बात काटते हुए मेरी ओर इशारा करके बोले,
तुम लोग समझते क्यों नहीं हो? वो जवान हो गया है, अपना भला बुरा खुद समझता है, हर समय टोका टाकी करना अच्छा नहीं होता। फिर श्याम भैया की ओर मुखातिब होकर बोले थे, श्याम, तुम्हें भी समझना चाहिए कि यही उसके खाने खेलने की उम्र है, फिर तो आगे चलकर जिम्मेदारियों में पड़ जाएगा। मैं थोड़ी नाराज होकर बोली थी, आपकी आंखों पर बेटे के मुंह की पट्टी बंधी हुई है, आप समझते क्यों नहीं हैं? आपका बेटा बिगड़ गया है, उसके लक्षण अच्छे नहीं हैं, उसका संग साथ अच्छे लड़कों का नहीं है। सो मुझ पर चिल्ला पड़े थे, तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है, हर समय ऊट पटांग बातें करना तुम्हारा काम है। मैं भी नाराज होकर जोर से बोली थी, आपने तो कसम खा रखी है मेरी बात न मानने की, मैं तो दिल की मरीज हूँ, मर जाऊंगी। आप ही बुढ़ापे में सिर पर हाथ रखकर रोएंगे, तब मुझे और मेरी बातों को याद करेंगे। सोम की छुट्टियां समाप्त हो गई थी, वे चले गए थे, ट्रांसफर करवाने की कोशिश में लगे हुए थे। सोम के जाते ही दीप अपने असली रंग में आ गया। एक दिन उसने अलमारी से घर खर्च के रखे हुए 2000 रुपए निकाल लिए। मैंने घर में शोर मचा दिया। मैंने दिया से फिर दीप से भी रुपयों के बारे में पूछा। दीप ने हड़बड़ाहट में नौकरानी गुड़िया का नाम ले लिया। सुबह का समय था, इसलिए श्याम भैया भी घर पर ही थे। उन्होंने दीप से पूछा, तुमने उसे रुपए निकालते हुए देखा था? हाँ, वो अलमारी के पास खड़ी होकर अपने कुर्ते के अंदर कुछ छुपा रही थी। गुड़िया कसमें खाती रही, उसने रुपए नहीं लिए हैं, लेकिन श्याम भैया पर क्रोध का जुनून सवार था। उन्होंने उसकी तलाशी लेकर बेइज्जती भी की थी, उसको 1-2 थप्पड़ भी जड़ दिए थे, पुलिस में शिकायत करने की धमकी भी दी, लेकिन रुपए उसने लिए हों तब तो मिले। काम करने वाली से जरूर मैं हाथ धो बैठी थी। इस बीच दीप कब छू मंतर हो गया कोई नहीं देख पाया। गुड़िया की अम्मा ने मोहल्ले में बदनामी और कर दी थी। वो चिल्ला चिल्ला कर कहती फिर रही थी, बड़े लोग होंगे अपने घर के, मेरी भी कोई इज्जत है, मेहनत करके पेट भरते हैं। दीप बाबू बिल्कुल आवारा है, उन्होंने ही रुपए चुराए हैं। वे हमारी गुड़िया को छेड़ रहे थे। उसके शोर मचाने पर उन्होंने उससे बदला लेने के लिए उस पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। दीप तो पक्का चोर है। श्याम भैया तो मोहल्ले में किसी से आंख भी नहीं मिला पा रहे थे। मैं भी शर्म से पानी पानी हो गई थी। बेटे की नीच हरकतों के कारण मैं ज्यादातर बीमार और अकेली रहने लगी थी। श्याम भैया ने दीप की नित्य नई नई करतूतों से परेशान होकर आंगन के बीच में दीवार करवाकर सोम से सारे संबंध तोड़ लिए थे। देवर देवरानी से नाता टूटने का सदमा झेलना मुझे बहुत भारी पड़ रहा था। घर के सारे काम मुझे अकेले ही करने पड़ते थे। अक्सर मैं हाँफती हुई पलंग पर लेट जाती थी, अंदर ही अंदर दिन भर घुटती रहती थी। दीप गिरते पड़ते बीकॉम पास कर चुका था। दोस्त यारों के साथ यहाँ वहाँ घूमता फिरता और बातें लंबी लंबी करता। सोम बेटे की नौकरी के लिए फॉर्म भरवाते रहते, पर सफलता कहीं नहीं मिलती थी। वे दीप की नौकरी के लिए यहाँ वहाँ भागते रहते, सिफारिश के लिए लोगों के हाथ पैर जोड़ते रहते। निराश होकर अपने फंड के पैसे दीप के लिए एक छोटी सी मोबाइल की दुकान भी खुलवाई, लेकिन दीप के लिए वो उसके स्टैंड की नहीं थी। 8 से 10 दिन से ज्यादा उस पर वो नहीं बैठा। फलस्वरूप सोम के पैसे बर्बाद हो गए। वे मन ही मन बेटे के भविष्य को लेकर निराश हो गए थे। एक और मेरी बीमारी और दूसरी ओर बेरोजगार बेटा। इसी बीच दिया की शादी भी हो गई थी। शादी में होने वाले खर्च को देखकर एक दिन दीप बोला, फंड के सारे रुपए पापा दिया की शादी में खर्च कर दे रहे हैं, तो मेरे लिए क्या बचेगा? बेटे की ये बात सुनते ही मैं सख्ते में आ गई थी। अगर सोम को बेटे की ये बात पता चलेगी तो उन्हें कितना दुख होगा। दीप के दोस्त अपनी अपनी नौकरी में व्यस्त हो गए थे। खुद दीप अपनी बेरोजगारी से तंग आ चुका था। ना तो वो समय से नहाता था, ना खाता था। चुपचाप अपने कमरे में लेटा हुआ टकटकी लगाकर छत को निहारता रहता। हंसता खिलखिलाता हुआ घर उदासी और मनहूसियत के बादल के पीछे छिप सा गया था। सोम और उनके लाडले के बीच आपस में बोलचाल लगभग बंद सी हो गई थी।
तभी एक दिन दीप सोम से आकर बोला, पापा अगर आप घर गिरवी रखकर कुछ रुपयों का इंतजाम कर दें तो मुझे नौकरी जरूर मिल जाएगी। एक एजेंट से मेरी बात हुई है, उसने मुझे बताया है कि 3 लाख रुपए लगेंगे। उसके एवज में अस्थायी नौकरी दिलवाने का वादा किया है। देखो दीप, तुम किसी ठग के चक्कर में मत पड़ना। कुछ धोखेबाज लोगों का यही धंधा है कि वे जवान लड़कों को बहला फुसला कर उन्हें बड़े बड़े ख्वाब दिखाकर अपना उल्लू सीधा करते हैं। दीप क्रोधित होकर चिल्ला उठा था, पापा आप तो मेरे जीवन बर्बाद करके ही छोड़िएगा। आप मेरे बाप हैं कि दुश्मन। ये सुनकर मैं चुप नहीं रह पाई और बोल पड़ी, दीप पापा से इस तरह बात करते हो, तुम्हें शर्म लिहाज है कि नहीं? ओ बुढ़िया, तुम तो चुप ही रहो, खास खास कर जीना हराम कर रखा है। सोम ने तमक कर हाथ उठा लिया था। मैंने झट से उनका हाथ पकड़ लिया। ये क्या कर रहे हो आप? मारो मारो, और क्या कर ही सकते हो? तुम दोनों ने मेरे लिए किया ही क्या है? ना तो अच्छे स्कूल में पढ़ाया, ना डोनेशन देकर इंजीनियर बनाया, कॉमर्स में एडमिशन करवा के कहीं का नहीं छोड़ा है, बस पैदा करके छोड़ दिया। मेरी बेकारी के लिए तुम ही जिम्मेदार हो। तुम ये घर और बुढ़िया तुम अपने जेवर लेकर चाटो। मुझे बेकार देखकर तुम बहुत खुश रही होगी ना। एक दिन रेल की पटरी पर जाकर सो जाऊंगा तो घी के दीपक जलाना। सोम और मेरे लिए ये सब अप्रत्याशित था। रोमांसी आवाज में सोम बोले थे, दीप इतने नाराज ना हो बेटा, मैं अपने ऑफिस में तुम्हारी नौकरी की जुगाड़ में जी जान से लगा हुआ हूँ। बड़े साहब से बात भी हो गई है, उन्होंने कहा है कि अभी अस्थायी पद होगा, अगर ठीक से काम करेगा तो अस्थायी कर दिया जाएगा। रहने दो एहसान करने को। खबरदार जो मेरे लिए किसी से बातचीत की, मैं घर छोड़कर कहीं चला जाऊंगा, दोनों चैन से रहना। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।